MGT 211 का लेक्चर 12 है। ये जो लेक्चर है हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये इंपोर्ट आ गया। इंपोर्ट्स गुड प्रोड्यूस्ड समवेयर एल्स एंड सोल्ड डोमेस्टिकली। कह रहे हैं कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कहीं और तैयार की गई हों और मुल्क में फ़रोख्त की जाएँ, उसको कहते हैं इंपोर्ट। जैसे मैं आपको इसकी और इजी सी डेफिनेशन बताती हूँ कि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क से कोई चीज़ खरीद कर अपने मुल्क में लाता है ना, तो इस अमल को इंपोर्ट कहते हैं। यानी इस अमल को इंपोर्ट को उर्दू में कहते हैं दरआमद कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान अगर चीन से मोबाइल फ़ोन मंगवाता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको इंपोर्ट कहा जाता है। जैसे उन्होंने नीचे बताया केमिकल्स, टेक्नोलॉजी। अब केमिकल्स क्या है कि मसलन अगर केमिकल जर्मनी में तैयार हुआ है और पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ इसे इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये एक दरामद है। इसके बाद टेक्नोलॉजी में आ जाती है मशीनरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक्सपर्टाइज। ये चीज़ें जो सी होती हैं ये इंपोर्ट में आ जाती हैं। उसके बाद फैक्टर to considered while importing, identification of products to be procedure, methodologies, technical processes and documents for import. उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट्स गुड प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड सोल्ड इन सम अदर कंट्री। ऐसी चीज़ें जो मुल्क में तैयार की जाएं, अब ये तैयार हमारे मुल्क में हुई हैं और दूसरे मुल्क में क्या होंगी, फ़रोख्त होंगी, तो ये जो अमल होता है ना, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको दूसरे लफ्ज़ों में बताऊंगी। जब कोई मुल्क अपनी तैयार करदा जो अशिया होगी ना, वो बाहर के मुल्क बेचता है ना, कि ताकि वहाँ पर फ़रोख्त हो या वहाँ पर इस्तेमाल करें लोग, तो इस अमल को एक्सपोर्ट यानी बरआमद कहते हैं। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि पाकिस्तान अगर आम, कपड़ा या खेलों का सामान अमेरिका या सऊदी अरब भेजे, तो ये बरामदात है। इसके एडवांटेजेस उन्होंने हमें बताए हैं, जिसमें सबसे पहले है सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट के हुकूमत की मावनत, हाई प्रॉफिट्स, ज़्यादा मुनाफा, प्राइड फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारी कोई चीज़ कहीं यूज़ हो रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए फ़ख्र की बात होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, पैदावारी सलाहियत का मौसर इस्तेमाल। उसके बाद है GATT एंड WTO। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। GATT stands for General Agreement on Traffic and Trade, an agreement between the countries that encourage international trade। कहते हैं कि ये मुमालिक के दरमियान मुआहदा है जो बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग देने के लिए किया जाता है। ये क्यों मुआहदा किया जाता है, बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग देने के लिए किया जाता है। अब WTO, इसके आपको MCQs आ सकते हैं कि इसका स्टैंड बताएं और इसका स्टैंड बताएं, तो ये भी आपने याद करने हैं। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका स्कोप उन्होंने बताया हुआ है। WTO इंसिस्ट ऑन रिमूविंग द आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। WTO वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1995। अब आपको मैं इसका उर्दू में बताती हूँ। इसका जो स्कोप है ना, कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के असूलों को मनज़्ज़म करता है। और कौन करता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और तिजारत में रुकावटों को कम करने की क्या करता है, कोशिश करता है। उसके बाद है कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद आलमी तिजारत में मसनूई रुकावटों को ख़त्म करने पर जोर देना, ताकि बैनुल-अक़वामी तिजारत को मज़ीद क्या मिले, फ़रोग मिले। और ये कायम कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। ये जो डेट है ये आपने याद रखनी है, ये वो डेट है जब WTO ऑर्गेनाइज हुआ था। पर कैपिटा इनकम फिकस आमदनी, इसकी ये जो फार्मूला आपने याद रखने के ऊपर क्या है कि टोटल इनकम ऑफ कंट्री और नीचे टोटल पॉपुलेशन, यानी मुल्क की आमदनी टोटल कितनी है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टूल्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, मुल्क की माशियत को मापने के लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। कहते हैं कि दुनिया को फिकस आमदनी की बुनियाद में 3 बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है हाई इनकम कंट्रीज़, दूसरी है मिडल इनकम कंट्रीज़, और जो तीसरी होगी ना वो होगी लोअर इनकम कंट्रीज़। अब इसमें क्या चीज़ें अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है हाई इनकम कंट्री, आला आमदनी वाले ममालिक, वो दूस कंट्रीज़ वेयर पीपल आर अर्निंग $9,000 और मोर।
कहते हैं कि वो ममालिक जहाँ फ़ीकस आमदनी 9,000 अमेरिकी डॉलर या इससे ज़्यादा हो, कितने डॉलर हो, 9,000 इतने हो या फिर इससे ज़्यादा हो, तो वो कौन सी कंट्री में आता है, हाई इनकम कंट्री में। अब मिडिल के पास कितने हो सकते हैं, दूज कंट्रीज़ वेयर पीपल आर अर्निंग बिटवीन $765 एंड $9,000। ये क्या है, दरमियानी आमदनी वाले ममालिक, यानी वो ममालिक जहाँ फ़ीकस आमदनी 765 अमेरिकी डॉलर से लेकर 9,000 अमेरिकी डॉलर तक होती है, वो मुल्क किस में आ जाता है, मिडिल इनकम कंट्री में आ जाता है। उसके बाद इसकी जो लास्ट टाइप है लोअर इनकम कंट्री, वो पढ़ेंगे। अब ये क्या है कि दूस कंट्रीज़ वेयर पीपल आर अर्निंग बिलो $765, कम आमदनी वाले ममालिक, या इन ममालिक में जो गुर्बत होती है उनकी शरह ज़्यादा होती है, यानी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो ममालिक जहाँ फ़ीकस आमदनी 765 अमेरिकी डॉलर से कम होती है। अब यहाँ पर मैं पाकिस्तान के बारे में बताया, कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ अ लिटिल बिलो देन $765 इनकम लाइन एंड इज़ मूविंग टूवर्ड्स मिडल इनकम क्लास कंट्रीज़। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ीकस आमदनी है ना वो 765 अमेरिकी डॉलर की हद से कुछ कम है, जो इसे कम आमदनी वाले ममालिक की फहरिस्त में रखती है। ताहम अब जो पाकिस्तान है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मिडल इनकम कंट्री की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद इन्होंने वैसे ये वर्ल्ड के बारे में बताया हुआ है, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। यहाँ पे आ जाए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस, दरआमद और बरामद का तवाज़न, जिसमें पाकिस्तान इज़ एक्सपोर्टिंग, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स आइटम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइस, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बेडशीट, टी शर्ट्स, टॉवल्स एट्सट्रा। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो मुख्तलिफ शोबों में अहम जो चीज़ें हैं ना वो बरामद करता है, एक्सपोर्ट करता है। कौन कौन सी, इनमें से जो सबसे ज़्यादा अहम है ना वो है खेलों का सामान। खेलों के सामान में क्या आ जाता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट का सामान वगैरह। इसके अलावा जो पाकिस्तान की ज़री पैदावार है यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उसमें आ जाता है ख़ास तौर पर चावल जो उनसा वो शामिल है। और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में क्या शामिल है, बेडशीट, टी शर्ट, टॉवल्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस है, जिसमें सबसे पहले कह रहे हैं गैप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड सरप्लस एंड डेफिसिट। दरामदात और बरामदात के दरमियान जो फ़र्क है ना उसको कहते हैं सरप्लस यानी तिजारती फ़ायदा, एंड डेफिसिट या फिर तिजारती खसारा। ये आपने याद रखने हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फ़र्क को क्या कहते हैं। इट वेरीज फ्राम कंट्री टू कंट्री, ये मुल्क ब मुल्क मुख्तलिफ होता है, ये मतलब हर जगह पे क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसमें सबसे पहले उनका है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्वल होती है टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स के। इफ़ रिसीट्स आर ग्रेटर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ फेवरेबल, इफ़ पेमेंट आर ग्रेटर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अनफेवरेबल। कह रहे हैं कि अगर तो रिसीट्स ज़्यादा हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फ़ायदेमंद है, और अगर पेमेंट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फ़ायदेमंद नहीं है, अनफेवरेबल है। उसके बाद है लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। ये क्या कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी कारोबार में शामिल होने की सतह, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिसमें सबसे पहले है वी कैन बी इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। कहते हैं कि हम इम्पोर्टर भी हो सकते हैं और एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं। वी ट्राई टू सी अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल मार्केट टू कंज्यूम सरप्लस प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि हम बैनुल-अक़वामी मार्केट में इजाफी मसनूआत को बेचने के मौके शामिल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। इस अमल को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। बरामदात, एक्सपोर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट को उर्दू में कहते हैं आमदात। उसके बाद है फिर वही चीज़ें आ गई हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर कारोबार में शामिल होने की वजह। अब है इंटरनेशनल फिल्म्स, बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ। इंटरनेशनल फिल्म्स हैव ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। कहते हैं कि वो कंपनियाँ, बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ, वो कंपनियाँ जो दुनिया भर में ऑपरेशंस करती हैं। दीज फिल्म्स आर आल्सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। इन कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियाँ मल्टीनेशनल डिज़ाइन प्रोडक्ट सेपरेटली फ्राम ईच कंट्री। कहते हैं कि हर मुल्क की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये मसनूआत को वैसे ही डिज़ाइन करती हैं जैसे उन लोगों को चीज़ चाहिए होती है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ। अब है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन।
Those organizations which consider the whole country as single market are called global organization. आलमी तंजीमें वो तंजीमें होती हैं जो पूरी दुनिया को एक वाहिद मार्केट के तौर पर देखती हैं. These organization have standardized product all over the world. कहते हैं कि ये तंजीमें मुल्क भर में मेयारी मसनूआत फराहम करती हैं. उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बैनुल-अक़वामी तंजीमी ढांचा. इसमें सबसे पहले है इंडिपेंडेंट एजेंट, a person or an organization that works for an exporter or importer. यानी इंडिपेंडेंट एजेंट, आज़ाद एजेंट वो शख्स या तंजीम होता है जो दरआमदात या बरामदात के लिए क्या करता है, काम करता है. अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड, सबसे पहले गैर मुल्की नुमाइंदे का तकरार. ये मैं आपको एग्जांपल दूंगी क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी समझ आती है. अब देखिए, अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को किसी गैर मुल्की मार्केट में फ़रोख्त करना चाहती है तो वो वहाँ अपने नुमाइंदे क्या करेगी, रख देगी अपने नुमाइंदे. उसके बाद है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग का मुआहदा. मसलन अगर एक अमेरिकी कंपनी अपने ब्रांड का लाइसेंस किसी भारतीय को देती है, भारतीय कंपनी को, ताकि वो इसके तहत क्या करे, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको तैयार करे और बेच सके. उसके बाद है इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफिस, आज़ाद शाह दफ्तर. इसकी भी आपको एग्जांपल दूंगी. अगर एक कंपनी का जो दफ्तर है वो अमेरिका में है तो वो अपने कारोबार को उन्होंने इंक्रीज़ करना, उन्हें बढ़ाना है अपने कारोबार को, तो वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांच जो ऑफिस है ना वो चीन में भी कायम कर लेगी. ठीक है. स्ट्रेटजी एलियंस, इसका क्या मतलब है, दो टेक्नोलॉजी कंपनियां मिलकर जो नई मसनूआत तैयार करती हैं, इसको स्ट्रेटजिक एलियंस कहते हैं. डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी.